गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ स्नेहा। और आज मैं आपको आपका सब्जेक्ट दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाऊंगी। आपका ये बीकॉम 4th सेमेस्टर का सिलेबस है और पेपर कोड आपका 405 है। तो सबसे पहले 4 यूनिट है, जैसे आप लोगों को पता है, आप सबको पता है। 4 यूनिट में सबसे पहले यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या क्या कंटेंट है, मतलब ऑल इन टोटल आप यूनिट 1 में क्या क्या कवर करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका यूनिट 1 में है नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या है, यानी उसका कैसा पूरा स्ट्रक्चर है और कौन कौन से एरिया यानी क्षेत्र उसने कवर किए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कितना जरूरी या कितना महत्वपूर्ण होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो जानेंगे। देन प्रेजेंट डे चैलेंजेस इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आज के दिन में कौन कौन से ऐसी दिक्कतें या परेशानियां होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन को देखनी पड़ती हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट और उसका प्रोसेस क्या है। ऑल इन टोटल ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है और इसी में से आपके एग्जाम में भी आएंगे और क्वेश्चंस भी इसी में से बनेंगे। सो आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट सारे डिस्कस कर लेंगे। नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, प्रेजेंट डे चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और उसका कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परिभाषा यानी कि उसकी मीनिंग क्या है। आइए लेक्चर 1 में सबसे पहले मीनिंग और नेचर डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड देन नेक्स्ट लेक्चर उसकी इम्पोर्टेंस और प्रेजेंट डे सिनेरियो यानी प्रेजेंट डे चैलेंजेस। देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहली चीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी संगठन में, किसी भी तरीके के संगठन में एक विभाग की तरह काम करता है, एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में रहने वाले जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे, उनके सारे एस्पेक्ट मतलब उनकी जितनी भी चीजें होंगी हर एम्प्लॉय की उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त, उन सभी चीजों को क्या करता है, डिटेल में जानता है और उनको मैनेज करता है। कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन it has a various functions like human resource planning, conducting job analysis. Human resource management को हम HR यानी कि ह्यूमन मैनेजर भी कहते हैं, जो कि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे और उनका जो मेन काम होता है वो होता है जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सभी को मैनेज करना, उन सभी को हैंडल करना। अब पॉइंट ये आता है कि हैंडल करने में या मैनेज करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन सभी चीजों का नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि उन सभी एम्प्लॉयज को कैसे कैसे उनको प्लान, उनकी कैसे कैसे प्लानिंग होगी, वो कैसे कैसे वर्क करेंगे, सबसे पहले ये आता है। फिर आता है कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, क्योंकि हर एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने आया है, काम करने आया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम उनका जॉब एनालिसिस करेंगे। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को इन डेप्थ या इन डिटेल में स्टडी करना, ठीक, उसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। फिर आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना कि आप आइए और यहाँ पे आके काम करिए। रिक्रूटमेंट के बाद कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज। सबसे पहले एम्प्लॉयज को हम बुलाते हैं, जब एम्प्लॉयज आते हैं तो उनका कुछ प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होता है। सभी जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय नया ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको एक प्रोसेस, एक क्राइटेरिया के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉब इंटरव्यूज। जैसे ही एम्प्लॉयज को बुलाया जाएगा उनके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। आफ्टर एम्प्लॉयज के इंटरव्यू सिलेक्शन होंगे, उनके इंटरव्यू जिस जिस एम्प्लॉय का
जिस भी पर्सन का जैसा इंटरव्यू हुआ होगा उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। देन ओरिएंटेशन, ओरिएंटिंग या ओरिएंटेशन इज वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से इंट्रोड्यूस कराना। हमने सबसे पहले क्या किया, एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, बुलाया, उनको बुलाने के बाद उनके इंटरव्यूज किए, उनके स्किल और उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे उनका इंटरव्यू हुआ है। जो भी एम्प्लॉय उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया है उनका क्या हुआ है, मतलब सिलेक्शन हुआ है। जो भी उस इंटरव्यू से पास हुआ होगा उनका सिलेक्शन हुआ होगा। एंड आफ्टर सिलेक्शन फाइनली उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो जब भी नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के माहौल से, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको ओरिएंटिंग या ओरिएंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ओरिएंटेशन उनकी होती है ट्रेनिंग। बिकॉज न्यू एम्प्लॉयज है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑब्वियस सी बात है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहे होंगे उससे वेल अवेयर तो होंगे नहीं। तो इसलिए वो उस काम को, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी जॉब है उसको वो अच्छे से कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाती है। फिर आता है कॉम्पनसेटिंग। सी, कॉम्पनसेटिंग का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में आया है उनको किस तरीके का पे स्ट्रक्चर होगा, उनको कैसी सैलरी दी जाएगी, उनको कैसा पेमेंट किया जाएगा, कॉम्पनसेशन उसकी बात करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। कॉम्पनसेशन के अलावा यानी जो एक्स्ट्रा उनको पैसे या कोई भी सुविधाएं दी जाती हैं उनको बेनिफिट और इंसेंटिव्स बोलते हैं। देखिए, बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स दोनों एम्प्लॉय के वर्क के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जितना एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उतना अच्छा उनको इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अप्रेजिंग। अप्रेजिंग का मतलब होता है एम्प्लॉय ने जैसा भी काम किया है उस काम के प्रति या उस काम को लेकर उनको अप्रेज करना, उनको अप्रिशिएट करना इज ऑल अबाउट अप्रेजिंग। फिर रिटेनिंग। रिटेनिंग मीन्स कि जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सभी एम्प्लॉयज को बचा के रखना, उनको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग इज अगेन रिलेटेड टू द जॉब ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज अपने जॉब को लेके कितना और बेहतर कर सकते हैं, कितना और ज्यादा उस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। एचआर का ये भी काम होता है ध्यान देना। फिर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, एम्प्लॉयज किस वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, किस माहौल में काम कर रहे हैं, और अगर माहौल में किसी भी तरह की कोई खराबी है तो उसको इम्प्रोवाइज करना, उसको इम्प्रूव करना। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते हैं उनको डे टू डे ऑडिट करते रहना, उनकी चीजों को, उनके वर्क को, उनकी एक्टिविटीज को ऑडिट करना। मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। एम्प्लॉयज हमारे बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हीं के थ्रू, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उनके बीच भी एक आपसी एक रिलेशनशिप है, एक संबंध बनता है, तो उन सभी रिलेशंस को क्या करना, मेंटेन करना। लुकिंग आफ्टर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के सारे वेलफेयर पे ध्यान देना, उनको लुक आफ्टर करना। सेफ्टी इश्यूज, उनके सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ध्यान देना। communicating with all employees at all level and maintaining awareness of and compliances with local, state and federal law। मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सभी एम्प्लॉयज से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, कम्युनिकेशन मेंटेन करना, और हर लेवल पे, वेदर वो लोकल हो, स्टेट हो या फेडरल हो। लोकल, स्टेट, फेडरल मतलब लोकल गवर्नमेंट, स्टेट राज्य, और फेडरल मीन्स की केंद्र सरकार। तो उन सभी हर लेवल पे हम एम्प्लॉयज को क्या करके रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन एक मेंटेन रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लायंसेस, कोई भी दिक्कत हो तो वो क्या हो सके, मीट आउट हो सके। सो इट इज ऑल मीनिंग ऑफ एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कोई भी एचआर जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसका मेन काम होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को हैंडल करना, उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको ध्यान रखना। चीजों में जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, ये सारे के सारे जो है हमारे एचआर या के फंक्शंस होते हैं। ये सारा का सारा काम एचआर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करता है। सो इट इज मीनिंग ऑफ एचआर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट,
अच्छा, मीनिंग में एक चीज और एक्सटेंड हुई है। ह्यूमन रिसोर्स यानी HR is the division of a business that is charged with finding, screening, recruiting, training job applicants and administrating employees benefit program। मतलब डिवीजन है ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, फाइंडिंग, जैसे मैंने बताया रिक्रूटमेंट को भी हम फाइंडिंग बोलते हैं, स्क्रीनिंग यानी कि जो सिलेक्शन होता है दैट इज योर स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग अगेन एंड ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स को ट्रेन करना। सी इट इज ऑल द, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है हमारा। सबसे पहले हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। ढूंढने के बाद उनको हमारे जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उस हिसाब से उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, स्क्रीनिंग उनकी करते हैं, फिर उनको हम बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि आप आइए। आफ्टर रिक्रूटमेंट उनको हम सिलेक्ट करते हैं और जो एम्प्लॉय सिलेक्ट होते हैं उनको हम फर्दर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। Next, earlier human resource management was also known as personnel management. See, human resource management बहुत बाद में आया, उसके पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सोनल मैनेजमेंट यानी कि PM हुआ करता था, जो कि सेम HRM के ही काम ये भी करते थे, पर्सोनल मैनेजमेंट, बट उनको HRM ना बोलते हुए पर्सोनल मैनेजमेंट कहा जाता था। यानी कि फर्स्ट जो आया वो पर्सोनल मैनेजमेंट आया एंड आफ्टर दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ HRM। हिस्टोरिकल व्यू मीन्स कि बहुत ही पुराने समय में कुछ व्यू पॉइंट रहा होगा HR को लेकर, देखते हैं क्या है इसमें। The historical rule of thumb for human resource staffing requirement is one full-time professional human resource person should be hired for every 100 employee. The actual ratio for a business can vary depending upon factors such as the degree of HR centralization, the geographic distribution of the employees served, the sophistication level of the employee, and the relative complexity of the organization. यानी कि बहुत ही पहले, यानी कि जैसे ही हमारा HR आया था कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले एक व्यू पॉइंट आया था, यानी रूल ऑफ थंब आया था, एक रूल निकल के आया था कि HR की जरूरत यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जरूरत हर उस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी, हर उस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी जहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यानी कि HR एज अ डिपार्टमेंट और HR एज अ मैनेजर हर ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। The actual ratio for business can vary depending upon, see, ये रूल ऑफ थंब तो था कि 100 या 100 से ज्यादा लोग जहाँ होंगे वहाँ पे HR डिपार्टमेंट और HR आपका मैनेजर होना चाहिए, बट लेटर ये भी हुआ कि सिर्फ 100 एम्प्लॉय या 100 से ज्यादा एम्प्लॉय पे चीज डिपेंड नहीं होगी। इसके अलावा जैसे कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि एरिया वाइज, या कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, किस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, इस पे भी HR का होना या ना होना डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये आया, जो सबसे पहला रूल बना वो ये बना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे हमारा HR एज अ डिपार्टमेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट आया कि जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया वाइज भी, या ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हमारा HR का होना डिपेंड करेगा। तो दैट इज टोटल हिस्टोरिकल व्यू ऑफ HRM। नेक्स्ट देखते हैं, सी मीनिंग क्लियर, मीनिंग में आपका जितना बताया वो है। इसके बाद सेकंड आपका आता है नेचर ऑफ HRM, यानी कि HRM का स्वभाव कैसा है, वो ऑल इन नेचर कैसा दिखता है, देखते हैं इसको। HRM involve management functions like planning, organizing, directing and controlling. HR का फंक्शन क्या है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। मतलब कि जितने भी लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाएगा उन सभी लोगों की क्या करना, सबसे पहले प्लानिंग करना, फिर आफ्टर प्लानिंग उनको किस तरीके से बुलाना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उनको कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में किस किस जॉब पे रखना है वो डिसाइड करना, उनको निर्देश देना, उनको डायरेक्शंस देना कि वो अपना काम किस किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज ऑल डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। समय समय पे उनके कामों को लेके, उनके एक्टिविटीज को लेके उनको कंट्रोल करना कि वेयर टू स्टॉप द वर्क, कहाँ तक उनकी अथॉरिटीज है,
कहाँ तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन सब चीजों को ध्यान दें। तो सबसे पहले एचआर क्या करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका, इट इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सी प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बुलाना, ठीक है। प्रोक्योरमेंट मतलब वही रिक्रूटमेंट कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब उनका विकास करना, मेंटेनेंस उनको मेंटेन करना, और उनकी जितनी भी ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे उन सभी पे ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज हैं उन सभी एम्प्लॉयज के क्या होंगे, अपने अपने उद्देश्य होते हैं। हर पर्सन के, हर इंडिविजुअल के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक। तो किसी भी पर्सन के जब खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब खुद के कुछ एम्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एम्स। जब ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जिस संगठन में एम्प्लॉय काम करते हैं, उस संगठन के जब खुद के कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या खुद के कोई एम्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एम्स। एंड सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिस इन्वायरमेंट में, जिस माहौल में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, वहां के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो एचआर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि एचआर को इस तरीके से काम करना है, एचआर इस तरीके से काम करेगा कि इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का और सोशल ऑब्जेक्टिव्स तीनों उद्देश्य क्या हो, पूरे हो सके। एचआर को कुछ इस तरीके से बैलेंस करके काम करना पड़ता है। लास्ट, HRM is mildly disciplinary in subject. It includes the study of management psychology, communication, economic and sociology. जैसे कि पहली बात, डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे हमारी साइंस होती है, सोशल साइंस होती है, मैथ्स होती है, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, फिलोसफी होती है, ये सारे क्या है, हमारे सब्जेक्ट्स हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताते हैं, और इनको हम प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने से हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं या उसको अचीव करते हैं। उसी तरीके से एचआरएम भी है। एचआरएम भी एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एचआरएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट, जैसे कि साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी। जैसे इसमें हम उनके रिलेटेड एस्पेक्ट्स और उनके रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं, उसी तरीके से एचआरएम भी एक आपका सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने से एक ये प्रोफेशन भी आता है। क्यों? क्योंकि एचआर अगर डिपार्टमेंट है तो ऑब्वियस है उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए भी कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, तो वो एम्प्लॉय वही आपका क्या हो जाता है, प्रोफेशन हो जाता है। सो लास्ट, एचआरएम क्या है, एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जैसे बाकी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, मैथ, साइंस एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑल इन टोटल आपके आज के लेक्चर में यही था, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट यानी हमने सेकेंड लेक्चर में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जिसको हम इन डिटेल देख लेंगे। सो क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद हम उसको और ज्यादा डिटेल में, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।